नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर उत्कर्ष सिंह और मेरे चैनल स्टडी फिलिया पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वर्ल्ड वार फर्स्ट या प्रथम विश्व युद्ध। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, मज़ा आ जाएगा सुनकर, मज़ा आ जाएगा समझकर। इसमें हम लोग वेरियस कैटेगरीज में बात करेंगे इस पर कि कौन कौन से देश इन्वॉल्व हुए। देश इन्वॉल्व हुए तो लड़ाई का मुख्य कारण क्या था, मुख्य कारण था तो लड़ाई हुई कैसे, और लड़ाई हुई तो उसमें क्या क्या हुई, और फिर बाद में उसका क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ा पूरे विश्व को। तो बने रही मेरे चैनल के साथ स्टडी फिलिया पर। वर्ल्ड वार वन को द ग्रेट वार, ग्लोबल वार या वॉर टू एंड ऑल वार्स भी कहा जाता है। वॉर टू एंड ऑल वार्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा मानना था लोगों का कि इस वर्ल्ड वार वन के बाद, ये वर्ल्ड वार जो होगी इसके बाद कोई दूसरा लड़ाई नहीं होगा, और तब तक इसको वर्ल्ड वार वन नहीं कहा जाता था। लेकिन ये गलत साबित हुआ और फिर से दोबारा हमें पता है कि 1939 में फिर से वर्ल्ड वार सेकेंड भी स्टार्ट हुआ। तो जब वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट हो गया तब इसका नाम वर्ल्ड वार फर्स्ट कर दिया गया। हुआ कब से कब तक था, ये डेट बहुत एग्जाम्स में रिपीटेडली कितने भी एग्जाम्स में पूछा गया है, जिसमें भी जीएस पूछा जाता है। तो डेट आज याद रख लीजिए, 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918, 4 सालों से भी ज़्यादा तक चली थी ये लड़ाई। किस किस देशों ने पार्टिसिपेट किया, तो बहुत ईजी है याद करना। अलाइड पावर्स, अलाइड का मतलब होता है जो संधि में आ गए हैं, जो संधि में एक साथ है। तो अलाइड पावर्स में हमारे साथ में थे रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए और जापान। रसिया, फ्रांस और ब्रिटेन के साथ आने का कारण, सबसे मुख्य कारण ये था कि ट्रिपल इंटॉट नाम की एक संधि हुई थी 1907 में। इस ट्रिपल इंटॉट में 1907 में ये जो संधि हुई थी, इसमें तीनों देशों ने एक साथ एक दूसरे को रक्षा करने का, एक दूसरे के साथ करने का, ये आप डेट मैच कर लीजिएगा, ये 1907 नहीं 1890 के दशक में हुआ था। 1807 में ट्रिपल अलायंस हुआ था, उसके बारे में मैं बता दूंगा। तो 1890 के दशक में ट्रिपल इंटॉट हुआ था, जिसमें रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन एक दूसरे की मदद करने के लिए उन्होंने काम किया था। यूएसए लड़ाई में काफी बाद में आया, 1917 से 1918 की ईस्वी में 1 ही साल के लिए उसने लड़ाई लड़ी। और जापान भी, चूंकि जापान और ब्रिटेन में एक संधि थी तो इसकी वजह से इस लड़ाई में कूदा। सेंट्रल पावर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ये आज के देश का ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, ये सब ऐसी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज है जो साथ में है, वो पहले की एक एम्पायर थी। दूसरा जो सबसे मेन इसमें चीफ था वो जर्मनी था। और आप देख रहे हैं कि ट्रिपल अलायंस 1907 में हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रियो हंगरी, जर्मनी और इटली तीनों ने संधि किया था एक दूसरे की रक्षा करने के लिए। लेकिन इटली ने इस लड़ाई में भाग नहीं लिया। क्यों भाग नहीं लिया? क्योंकि इटली का कहना था कि तुम लोगों ने डिफेंस के लिए हमसे संधि करी थी, ना कि लड़ाई लड़ने के लिए। तो इटली ने इस लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं किया। ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर, जर्मनी और ओटोमान एम्पायर, ओटोमान एम्पायर का नाम हम लोगों ने सुना होगा, जो प्रेजेंट डे का टर्की है। तो ये सारे देश थे, बहुत ईजी है याद करना। मेन अलाइड पावर में रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, जापान, और सेंट्रल पावर में ऑस्ट्रो हंगरी, जर्मनी, ओटोमान एम्पायर। इसके बाद मैं एक मैप प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। उस मैप में पता चलेगा कि कैसे कैसे ये अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट थे पूरे वर्ल्ड के मैप पे। और उसके बाद मैं फिर बात करूंगा कि लड़ाइयों के मुख्य कारण क्या थे। तो वर्ल्ड वार वन में अगर सेंट्रल पावर और अलाइड पावर को समझना है तो सबसे पहले ट्रीटी समझनी होगी। जैसा मैंने बताया, ट्रिपल एंटॉट को समझना होगा और ट्रिपल ट्रीटी को समझनी होगी। तो उसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सेंट्रल पावर जो है वो यहाँ पे ग्रे कलर में दिखाया गया है, जिसमें जर्मन एम्पायर है, ऑस्ट्रो हंगरी है और इटली एम्पायर है। और ट्रिपल एंटॉट की बात की जाए तो उसमें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रसिया, यानी कि जो भी यहाँ पर ग्रीन कलर में दिखाई हुई है वो ट्रिपल एंटॉट का पावर की पार्ट्स हैं। एक्चुअली में यही जो ट्रीटी थी इन तीनों को, इन सब देशों को, 2-2, 3-3 का जो ग्रुप है, 3-3 देशों का ग्रुप है, इन सबको साथ में लेकर आई थी। और वर्ल्ड वार वन में ऐसा माना जाता है कि इन्हीं दोनों ट्रीटी की वजह से एक दूसरे के हेल्प में ये पूरे के पूरे जो देश है वो एक दूसरे की हेल्प में जुड़ गए थे। जानेंगे कि कॉज क्या था, आखिर ये वर्ल्ड वार हुआ क्यों। तो देखिए, बहुत आसान तरीका याद करने का, मेन कॉज बोलते हैं ना, किसी का मुख्य कारण क्या है, मेन कॉज। तो एम फॉर मिलिटेरिज्म, ए फॉर अलायंस सिस्टम, आई फॉर इंपेरियलिज्म और एन फॉर नेशनलिज्म। अब इन सबको बारी बारी से देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है। मिलिटरिज्म का मतलब होता है सैन्यवाद, मतलब सारे जितने भी देश थे ना, सब अपनी अपनी सैनिकों की क्षमता बढ़ाने में लग गए थे। कोई शिप बना रहा था, कोई मशीन गन बना रहा था। पहली बार इस लड़ाई में मशीन गन का यूज हुआ था, मतलब दुनिया मशीन गन बनाने लगी थी। एक दूसरे के खिलाफ अपना ताकत दिखाने के लिए अलग अलग तरह के टैंक्स बन रहे थे, सबमरीन्स बन रहे थे। तो मिलिटरिज्म हो गया। अब सब देश एक दूसरे से डर रहा था, डर का माहौल था पूरी दुनिया में कि वो मुझ पर आक्रमण कर देगा या वो मुझे मारेगा, इस तरह की चीजें थी। दूसरी अलायंस सिस्टम, इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने बताया अलायंस सिस्टम के बारे में, ट्रिपल
इंटेट और ट्रिपल जो ट्रीटी हुई थी, जो अलायंस हुई थी, तो एक दूसरे के देश संधि में थे। जाहिर सी बात है कि मुझे लगा कि मुझे मेरे पर कोई देश आक्रमण करने वाला है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, किसी मजबूत देश के साथ अपनी संधि कर लूंगा, बोल दूंगा भैया मेरी रिसोर्सेज तुम ले लो, जब मेरे पर कोई आक्रमण करेगा तो तुम अपनी बंदूकें उठा कर ले आना। तो ये जो अलायंस सिस्टम चल रहा था, ये दूसरे दूसरे देशों के बीच में संधि हो रखी थी। तीसरी चीज है इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म का मतलब होता है जो एक दूसरे का, जैसे कि इंडिया पर कॉलोनी बनाई ब्रिटिश, तो वो इंपेरियलिज्म हुआ क्योंकि वो हमारे यहाँ कॉलोनी आके बनाई। तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे ना, उनका आपस में कंपटीशन चल रहा था, कौन कितना दुनिया को ले सकता है, अफ्रीकन कंट्रीज पर अपना हक जमा सकता है या एशियन पर जमा सकता है, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, जर्मनी, इन तरह की बहुत बड़ी बड़ी जितनी भी देशें थी, वो दूसरे छोटे छोटे देशों पर अपना कब्जा जमा रही थी, तो उसकी भी कंपटीशन अलग थी। और चौथा था नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद, मतलब सबके अंदर में एक राष्ट्रवाद का जन्म हुआ था। जर्मनी वाले बोले थे कि हम जर्मन से, मेरा इंडिपेंडेंट कंट्री दे दो। उसी तरह ऑस्ट्रिया हंगरी बोल रहा था कि मैं ऑस्ट्रियन हूँ, मैं हंगरियन हूँ। इंग्लैंड वाले बोले थे मैं ब्रिटिश हूँ, मेरा इस तरह से राज है। 25% दुनिया पर तो ब्रिटेन का उस समय राज था। तो ये जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया कि हम एक तरह के लोग हैं तो हमें एक देश में रहना चाहिए, पहले ऐसा कॉन्सेप्ट इसके पहले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पहले कभी पनपा नहीं था। तो ये तो कॉजेज हो गए। ये तो मेन कॉज की बात कही मैंने कि मेन जो कॉजेज थे वो हो गई। कुछ कॉजेज थी जो वॉर्स को प्रोवोक की थी, जैसे स्टेट ऑफ डार्डेनल्स। स्टेट ऑफ डार्डेनल्स एक स्टेट है जो कि रसिया को पूरे पश्चिमी यूरोप से और अमेरिका से जोड़ता है। अब वहां पर ओटोमान एम्पायर, जो हम लोगों ने देखा था सेंट्रल पावर में, ओटोमान एम्पायर बार बार क्या करता था कि ये स्टेट ऑफ डार्डेनल्स पे अटैक करता था ताकि रसिया को वो कट कर दे। तो रसिया को डर था कि कहीं मेरा ये रास्ता बंद हो जाएगा तो हम कभी व्यापार नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा बाल्कन की वार्स अलग चल रही थी। छोटे छोटे जो देश थे, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, इन सब में सब हक जमाना चाह रहा था। छोटे छोटे देश को आजाद करवाता था, वहीं के यूरोपियन कंट्रीज के, और बड़े देश थे जो इन पर अपना कब्जा जमा रहे थे। तो ये सब वार को प्रोवोक किए थे। मेन कॉज हम लोगों ने देखा और वार को प्रोवोक करने वाले कॉजेज देखे। लेकिन जो इमीडिएट रीजन था, एकाएक कैसे हो गया, ये तो चलते आया था भैया 10 साल से चल रहा है, लेकिन एकाएक लड़ाई क्यों हुई? तो 28 जून 1914 का बात है। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के एक प्रिंस थे जिनका नाम था आर्च ड्यूक फर्डिनांड। ये आर्च ड्यूक फर्डिनांड ना अपनी प्रेमिका के साथ, जिनका उनसे विवाह होने वाला था, उनके साथ ये बोस्निया घूमने आए थे। अब बोस्निया उस समय वही बाल्कन स्टेट का एक पार्ट था। तो बोस्निया में एक ब्लैक हैंड नाम की एक गैंगस्टर गैंग चलती थी। तो उन ब्लैक हैंड का कहना था कि बोस्निया को हमें आजाद करवाना है। किससे? ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर से, क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर था जो कि बोस्निया जैसे जगह पे राज करता था। तो ब्लैक हैंड ने क्या किया कि आर्च ड्यूक फर्डिनांड को मार दिया। अब आर्च ड्यूक फर्डिनांड को मारने के बाद क्या हुआ कि ऐसा खबर आया कि सर्बिया का हाथ इसमें है, क्योंकि सर्बिया की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी बहुत हाई थी। तो ऐसा माना जाता था कि ये बंदूकें सप्लाई करते हैं बोस्निया वाले को और बोस्निया वाले अपनी आजादी के लिए लड़ाई करते हैं। तो एक दूसरे से चेन ऑफ इवेंट्स हुआ और ये 28 जून को हुआ। 2 दिन तक शांत रहा पूरा मामला, कुछ नहीं हुआ। और 1 जुलाई से जुलाई क्राइसिस में पूरा यूरोपियन कंट्री एक दूसरे से लड़ाई के मूड में, मैं उस पर वार डिक्लेयर करूंगा, मैं उस पर वार डिक्लेयर करूंगा। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हुआ जुलाई क्राइसिस में, ऐसा क्या हुआ कि हर देश एक दूसरे पर वार कर दिया गया। हम लोगों ने बताया कि अलायंस सिस्टम थी, एक देश पर आक्रमण होगा तो दूसरा देश उसको जरूर जाएगा सपोर्ट करने, तो वही वाली सिस्टम थी। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ज्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं लेता हूँ। अभी पाकिस्तान बार बार क्या करता है, आतंकवाद के सहारे या कोई चीज के सहारे हमारे हिंदुस्तान पर आक्रमण करने की कोशिश करता है। बहुत है, हम लोगों ने देखा उरी अटैक के सर्जिकल स्ट्राइक को देखा या पठानकोट हमला देखा। और उसका ऐसा मानना है कि जैसे ही हिंदुस्तान मेरे पर आक्रमण करेगा मेरे सपोर्ट में कौन आएगा? चाइना, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान में भी ट्रीटी है। बिल्कुल वैसा ही कंडीशन था, बिल्कुल एकदम सिमिलर। वो उसको सपोर्ट में था, जर्मनी के सपोर्ट में इटली आ जाता था, इटली के सपोर्ट में कभी ओटोमन एम्पायर खड़ा हो गया आके, उसी तरह ब्रिटेन के सपोर्ट में फ्रांस है। दोनों के बीच में एक एंटॉट, एक ट्रीटी साइन है। तो मेन कारण यही था, मेन रीजन यही था, आर्च ड्यूक फर्डिनांड की हत्या। और आर्च ड्यूक फर्डिनांड की हत्या के बाद जो एकाएक उमड़ा, जिसको जुलाई क्राइसिस कहते हैं, देखेंगे इसके बाद हम लोग जुलाई क्राइसिस में बड़ा मजा आने वाला है। एक से एक इवेंट्स है वर्ल्ड वॉर 1 में, कौन किसको मारा, कैसे लड़ाई हुई, सब देखेंगे अभी। 28 जून 1914 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के जो राजकुमार थे ड्यूक, उनकी हत्या कर दी गई। कहाँ हत्या की गई थी? लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा, बोल्विया में उनकी हत्या कर दी, बोस्निया में उनकी हत्या कर दी गई। बोस्निया में हत्या की गई, लेकिन उनको पता था कि हत्या किसने करवाई है, ब्लैक हैंड नाम के समूह, और उसको पैसा और उसको हथियार पहुंचाने वाले कौन सा देश है? तो सर्बिया है। ऑस्ट्रिया हंगरी चुपचाप हो गया, वहां के लोगों में मातम छा गई, क्योंकि उनके प्रिंस जो कि राजा बनने वाले थे उनकी हत्या कर दी गई। अब वहां के लोग चुप तो रहेंगे नहीं, तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने चुपचाप बोला सर्बिया को कि भैया आप सारा कुछ अपना हथियार त्यागो और मेरे देश में आके मिल जाओ, आपको माफी नहीं मिल सकती है, आपने मेरे राजकुमार को मार दिया है, माफी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब आपको अपना हथियार डालना है और मेरे देश के साथ आके मिलना है। अब
सर्बिया के साथ क्या हुआ, तो सर्बिया पहले सोचा कि उसके दुनिया में कौन ऐसा देश है जो उसकी हेल्प कर सकता है, तो भैया उसने रसिया को याद किया। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रसिया और सर्बिया में एक जैसे लोग रहते हैं, एक इथनिसिटी के लोग रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कनाडा की, तो कनाडा में बहुत पंजाबी हमारे जाके बस गए हैं, तो कभी भी पंजाब पर अगर कोई चीज का प्रेशर आता है तो कनाडा के जो पंजाबी है वो भी पंजाब को सपोर्ट करेंगे। तो सर्बिया में रहने वाले लोगों को स्लाविक या साल्विक कहा जाता था, और वही साल्विक्स लोग रसिया में भी रहते थे। तो रसिया अपने लोग को, अपने इथनिक जो लोग थे उनकी इथनिसिटी की लोग को सपोर्ट करने की बात उसने कह दी कि ठीक है भैया मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आपको ऑस्ट्रिया हंगरी के सामने हथियार डालने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप याद कीजिए ट्रिपल अलायंस में 3 देश था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। तो ऑस्ट्रिया हंगरी को जैसे ही पता चला कि रसिया का सपोर्ट सर्बिया को मिलने वाला है, वो जर्मनी के पास दरवाजा खटखटाया, भैया तुम कब काम आओगे, तुम मुझे सपोर्ट करो। तो जर्मनी बोला कि ठीक है हम लोगों में अलायंस है तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, पहले से ट्रीटी हो रखी है भैया, क्या फर्क पड़ता है, आने दो रसिया को, देख लिया जाएगा। तो जुलाई क्राइसिस में यही हुआ, एक दूसरे को लोग सपोर्ट करने के लिए कह दिए और वार डिक्लेयर हो गया। जर्मनी बोला मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा ऑस्ट्रिया हंगरी को, और रसिया बोल दिया कि मैं सर्बिया को सपोर्ट करूंगा, यानी कि रसिया पहला बार वार में उसने एंट्री कर दी। अब क्या हुआ, अब इटली की बारी आई। इटली ट्रिपल अलायंस का हिस्सा था, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में देखा। तो इटली से जब बोला गया कि आप भी आइए सपोर्ट में, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली और जर्मनी तीनों मिलकर लड़ाई करेंगे आराम से एक साथ। इटली बोला कि मैंने लड़ाई करने की संधि नहीं की थी, मैंने संधि की थी कि जब आप पर कोई आक्रमण करेगा तो मैं आपकी रक्षा के लिए आऊंगा। तो इटली भैया दिमाग लगाया और चुपचाप वहां से निकल गया। रोमन किंगडम, बहुत बड़ा किंगडम, उस समय का बहुत विख्यात किंगडम, बहुत पुराना किंगडम, और इटली चुपचाप से वर्ल्ड वार 1 में से निकल गया। निकला ही नहीं, इसमें सबसे बड़ी इटली गलती क्या की कि ये जाके बाद में ब्रिटेन को सपोर्ट किया। तो इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि अलायंस भी आपका काम नहीं आता है। तो पाकिस्तान को भी ये बात समझ लेनी चाहिए थोड़ी सी कि चाइना जरूरी नहीं है कि हमेशा काम ही दे। तो ये तो जुलाई क्राइसिस की बात हो गई। अब मेन स्टार्ट होगा हमारा इवेंट्स। लड़ाई हुआ तो किससे हुआ, कौन किसको मारा, कौन कितना कत्लेआम मचा, किसकी सैनिक कितने तरफ से लड़ी, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल पर स्टडी फिलिया के साथ। वर्ल्ड वार जैसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं वर्ल्ड वार आगे कैसे हुआ, क्या इवेंट्स हुए और इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये टॉपिक लेके आऊंगा। डॉक्टर उत्कर्ष सिंह के साथ बने रहिए स्टडी फिलिया पर। तब तक के लिए जय हिंद।